कैसे चलता है? रोटी वोटी चल जाती है? जी उन्हें रोटी वोटी चल जाती है ना, दाल रोटी चल जाती है कि कुछ आगे भी चलता है? नहीं, दाल तो खा नहीं रहे हम तो, कि महंगी हो गई है। दाल नहीं खा रहे हैं? क्यों? महंगी हो रही है ना, तो इसलिए। महंगी तो बहुत चीज़ हो रही है। इसलिए गाजर आलू खाते हैं बस। गाजर आलू? और क्या। तब भी आप हेल्दी हैं, बहुत स्वस्थ हैं, हैं? 4 रुपए किलो है ना वो। 4 रुपए किलो। कुछ सवालों का जिक्र दरअसल ऐसा निकला है जिसमें पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि देश एक ऐसे पिरामिड की तरह वाकई है जिसमें जो सबसे ऊपरी तबका है वहाँ से पैसा कैसे आए और उस पैसे को कन्वर्ट कर दिया जाए जो नीचे एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें बीपीएल लगभग सरकारी आंकड़े कहेंगे तो लगभग 27 से 30 करोड़ लोग हैं। उसके अलावे गरीबी तबका है, शहरी गरीब तबका है, वहाँ तक चीज़ें पहुँचाई जाए और बीच में जो मिडिल क्लास है उसको किस रूप में एक लोक लुभावन नारों के तहत या लोक लुभावन परिस्थितियों के तहत बांध दिया जाए, ये एक सवाल है। देवेंद्र जी, आप जरा माइक उठाइए, हम नीचे से शुरू करते हैं। एक बेसिक राय है कि नीचे जो पिरामिड का हमारे देश की जो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है उसको जितना पैसा चाहिए वो दरअसल ऊपर से ही शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास इसके अलावे कुछ है नहीं। तो क्या ये माना जाए कि हम लोग जिस इकोनॉमी को अपनाए हुए हैं उस इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का उपयोग कम से कम कर पा रहे हैं, बनिस्पत टेक्नोलॉजी और पैसे की निर्भरता ज़्यादा है, इसीलिए विदेश से पैसा आ जाए, कुछ कॉरपोरेट्स पूंजी लगाएं, उनके लिए एक रास्ता बनाएं, यही रास्ता बन रहा है और बच रहा है? मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। इसका लिंक आपके पहले सवाल से भी था जो आप पहले चर्चा कर रहे थे कि पिछले 25 साल अब हो चुके हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आए हुए भारत में, और हम देखें जब यूपीए के 10 साल के दौर थे तो इट वॉज जॉबलेस ग्रोथ, 8% ग्रोथ थी, उसके बावजूद भी एवरेज 8% थी, उसके बावजूद भी मात्र 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए 10 साल में, जबकि हर साल 1.25 करोड़ जॉब्स क्रिएट होने चाहिए थे। तो और 2 साल देख लें, ये भी जॉबलेस ग्रोथ में गया है। और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशंस है उसके पास जब प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि हम 2015-16 में 4,15,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे, ये खुद इंडस्ट्री कह रही है। तो इसका मतलब साफ है कि अब जॉब क्रिएशन की सिचुएशन से हम बाहर आना चाहिए, हमें सोच लेना चाहिए। ये कहना कि मेक इन इंडिया का आप रिजल्ट जो है वो 20 साल बाद देखोगे, मेरा मानना कि ये भी हम उसी सोच के प्रति चल रहे हैं, उसी सोच को सोच के लेके चल रहे हैं। क्यों? अमेरिका में आज हमें समझना है कि आज ऑटोमेशन हो रही है, आजकल वो रोबोज आ गए हैं सब जगह, वो आदमी की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब रोबोज के कारण 47% जॉब्स अमेरिका पे रिस्क पे आ गए हैं, 47%। वो जॉब्स हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारे यहाँ भी रोबोज आ रहे हैं, ऑटोमेशन आ रही है, यहाँ भी टेक्नोलॉजी है। ये जॉब में जो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, वो कौन करेगा? रोबोज करेंगे आगे, ये हमें सोचना चाहिए, तैयार रहना चाहिए उसके लिए। अब देखिए एक बात और है प्रसून जी, कि अगर ये हो रहा है तो क्यों नहीं हमारी जो इकोनॉमिक सोच है वो अभी भी डोमिनेंट है कि फिस्कल डेफिसिट कम करो, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करो, ये सब बातें चलती हैं, आप सुनते हैं। 3 दिन पहले आयरलैंड की सरकार गिर गई, बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट पे गिर गई है, जिसको वहाँ ऑस्टेरिटी कहते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, यूरोप के बहुत से देशों में ऑस्टेरिटी करके सरकारें गिर रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि गरीब आदमी सोशल पे कटिंग जो हो रही है, जो अब हमें इसको दोबारा सोचना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि जिस तबके को हमने इग्नोर किया है, असली स्ट्रेंथ उनके पास है। आज मेरा ये कहना है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर रह गया है जो रीबूट कर सकता है इकोनॉमी को। अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दें, मैं एक छोटा सा उदाहरण से खत्म करूंगा। देखिए, मैंने हर बार ये कहा है कि आप कॉर्पोरेट्स को, आपने कहा अभी 10 लाख करोड़ रुपए के उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, पहले तो वो शब्द पे मुझे आपत्ति है, मैं कहता हूं उनको डिफॉल्ट करना चाहिए। गरीब आदमी को डिफॉल्ट कहते हैं जब बैंक से हम लोग नहीं देते हैं, अमीर आदमी का हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, उसको डिफॉल्ट कहें, हर आदमी को समझ आ जाएगा कि इन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। 3 लाख तो माफ हो गए करोड़ उनके, 3 लाख करोड़, और 6 लाख करोड़ उनके रीस्ट्रक्चरिंग में गए हैं। तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए उन कंपनियों का आज फंसा पड़ा है या जो नहीं दे पा रहे हैं। उसके अलावा 42 लाख करोड़ रुपए का इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिले हैं पिछले उसमें 10 साल में। अगर यही 42 लाख करोड़ रुपए हमने गरीबों पर लगाया होता तो दावा का है मेरा कि आज तक गरीबी हमारी जो है आधी हट चुकी होती, या हम कम से कम 84 साल में मिटा देते। इल्यूजन है, वो पैसा है कहाँ पर। एक दूसरा इल्यूजन है कि पैसे को कैसे खींचता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ये पैसा तो है, ये एक इल्यूजन बना दिया गया है कि इतना पैसा है हमारे पास। ये आपने ठीक कहा कि पैसा बना दिया गया कि भाई उन्हीं के पास पैसा है, जब से उनके पास नहीं आएगा तो मेहरबानी, जैसे वो साहब कुमार बैठे हैं, उनके ऊपर हम मेहरबानी कर रहे हैं अगर हम मनरेगा देते हैं या हम उनके फूड सिक्योरिटी एक्ट देते हैं, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन ये अगर उल्टा कर दें हम इस सारे को, तो मेरा मानना है कि ये तबका इतना स्ट्रेंथ है इसकी, इतना एंटरप्रेन्योरशिप है कि वो सारे देश की इकोनॉमी को बदल सकता है, चला सकता है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसको इग्नोर करते हैं। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? दिन भर में यही 200-250 रुपये।
200-250 हो जाती है और ये पूरे साल भर रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी मौसम में? बारिशों में तो 4 महीना होती नहीं है। तो 4 महीने कमाई नहीं होती है, 8 महीने होती है। हाँ, तो उस दौर में कैसे चलता है? बस अपना गुजारा करते हैं, कोई मेहनत मजदूरी थोड़ी बहुत कर लें। तो ये जो नरेगा एक चला, मनरेगा चला, उसमें है कि काम मिल जाना चाहिए आपको, कम से कम एक निर्धारित दिन है, इतने दिन मिलना चाहिए। आप लोग उसके तहत भी काम करते हो क्या? नहीं, काम वही मजबूरी। नहीं, क्यों नहीं करते हो? जानकारी नहीं है या आप तक वो पहुंचता नहीं है? जानकारी नहीं है। और घर कहाँ है आपका? घर यहीं पर है, नोएडा में। नोएडा में है। यहाँ कुछ मनरेगा का नहीं चलता? नहीं। जिंदल साहब, हमें लग रहा है कि समाज में पिरामिड में कई हिस्से हैं। सवाल सिर्फ निचले तबके का नहीं है, मिडिल क्लास का नहीं है, हम टैक्स वालों के पास जाएं, उसके बीच में भी एक बड़ा हिस्सा है जो बड़ी न्यूनतम ज़रूरतों से वो भी जूझता है। बैलेंस बनाने का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन लगातार एक प्रेशर पड़ रहा है समाज के निचले हिस्से पर। रास्ता क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो समाज में सबसे ज़्यादा एम्फोसिस हमें उसी निचले हिस्से पे जो हमारे बीपीएल भाई बहन हैं उनके ऊपर देना चाहिए, लेकिन उनको सशक्त करने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, तरीका सिंपल ये है कि आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं, मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा पैसा आए। जब वो पैसा आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट मजबूर होके हमारे भाई साहब के घर जाएगा कि मैंने आपके पड़ोस में फैक्ट्री लगाई है। एक मिनट जरा, हम रोक रहे हैं, हम जो स्क्रीन पर दिखला रहे हैं वो जानकारी आपको दे दें। धीरे धीरे कैबिनेट जो है उसके सामने ये बजट रखा जाता है और उसके तमाम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके वो वहां बैठेंगे और पार्लियामेंट में चूंकि कैबिनेट की बैठक वहां पर शुरू होती है और उसमें ये रखा जाता है और वो कैबिनेट से पास होने के बाद ही वो फिर वो पार्लियामेंट में पढ़ा जाता है। और ये है कि दरअसल अरुण जेटली साहब जिस भी मिजाज या जिस भी वातावरण से निकल कर आए हो, लेकिन कैबिनेट का मतलब एक ये भी होता है कि राधा मोहन सिंह वो एक ऐसे परिवेश से आते हैं, नितिन गडकरी एक दूसरे परिवेश से आते हैं, तो एक समावेश भी होता है कि दरअसल पूरे देश के प्रतिबिंब के तौर पर भी मौजूदगी एक कैबिनेट की मानी जाती रही शुरू से, इसीलिए उसमें रखा गया कि वो हर तबके की बात वहां पर आए और एक मोहर लग जाए। लेकिन धीरे धीरे ये एक पॉलिटिकल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होता चला गया और राजनीतिक जरूरत और राजनीतिक टूल और राजनीतिक हथियार और राजनीतिक ढाल भी बजट बन जाए, इस दिशा में भी चीजें गई जरूर हैं। इसलिए ये सवाल आज़ादी के इतने 60-68 बरस बाद भी निकलकर लगातार आता है कि आखिर हमारा वो तबका 1947 में भारत आज़ाद होता है, देश की जनसंख्या 31 करोड़ और आज की तारीख में 31 करोड़ लोग बीपीएल परिवार। अब आप इस स्थिति में आइए कि कई हिंदुस्तान इस दौर में भारत में जन्म लेकर बढ़ चुके हैं, उस लिहाज से इस देश को चलाना और आगे बढ़ाना। जिंदल साहब अपनी बात पूरी करें। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है भाई साहब के घर जाएगा, खुद कहेगा कि मैंने फैक्ट्री पड़ोस में खोली है, आइए वर्कर का काम कीजिए, सिक्योरिटी गार्ड का काम कीजिए, ड्राइवर का काम कीजिए। इनके बिना तो इंडस्ट्रियलिस्ट की दाल गल ही नहीं सकती। तो इसलिए अगर हम इंडस्ट्री लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो हमारे बीपीएल भाई बहनों को रोजगार देना हम कहीं कोई एहसान नहीं, उसकी जो है मजबूरी है इंडस्ट्रियलिस्ट की। और ये लोग तो समाज में इनको जो प्रेफरेंस हमें मिलनी चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, एक मिनट आप उठाएं, दिव्या साहब जरा माइक उठाएं, क्योंकि एक तीसरी क्लास है जो टैक्स को लेकर बड़ी बेचैन है और जो स्क्रीन पर सुन रही होगी कि हमारे बारे में भी कुछ जिक्र हो जाए। आपका क्या विजन है टैक्स को लेकर? मेरा ये हाँ, मेरा ये विजन है कि जो टैक्स स्लैब्स हैं, अभी एक जो बेसिक लिमिट होती है वो 2.5 लाख रुपया है। मेरे ख्याल से वो 2.5 लाख बढ़ के कम से कम 3 लाख तो होना ही चाहिए। और दूसरा ये है कि जो 80C के अंदर सबको डिडक्शन मिलता है उसका भी लिमिट बढ़ा देना चाहिए और उसके अंदर जो आदमी सेविंग करे उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए बजाय के खर्चे के हिसाब से, जैसे कि ट्यूशन फ़ी है। ओके। तो अगर मैं सेविंग को एनकरेज उसमें जोर दूंगा तो उससे यह है कि देश की तरक्की भी होगी और आदमी को डिडक्शन भी मिलेगा। हम एक मिनट, इंडस्ट्रियलिस्टों की क्या राय है? अंजना जरा आप सीआईआई में मौजूद हैं, अगर वहां पर आपके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी क्या राय है इस बजट को लेकर? बहुत दिलचस्प है ये देखना, क्योंकि प्रसून हमेशा जब जब हम सीआईआई आते हैं तो यही सवाल होता है कि बजट एक, नज़रिया कई, लेकिन इन सब के बीच उम्मीदें अनेक। बिजनेस जगत की उम्मीदें और आम आदमी की जो उम्मीदें हैं, क्या वो क्लैश करती हैं या फिर वो एक ही दिशा में बढ़ती हैं? इसी पर बातचीत करेंगे। सुमित मजूमदार साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सीआईआई के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा यही बात होती है कि इंडस्ट्री ये सोचता है कि इस बार वित्त मंत्री जी क्या करेंगे। पिछली बार उन्होंने सर्विस टैक्स को 12 से 14 कर दिया था और तमाम स्वच्छ भारत से और कैसे गंगा, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट से आप लोग जुड़ सकते हैं, इस पर जोर था। इस बार आप लोगों की उम्मीद है कि कॉर्पोरेट टैक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी घटाएंगे। क्या उम्मीद है? 1, 2, 3। कॉर्पोरेट टैक्स उम्मीद है कम करेगा,
क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर बताया 4 साल में उन्होंने 25% में लाएगा। CII रेकमेंड कर रहा है उसको 22% लाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्टिव कॉर्पोरेट रेट है दैट इज़ अराउंड 22%। मतलब 30 से वो 25 करना चाह रहे हैं, आप 22 लाना चाह रहे हैं? एक बार में नहीं, इवेंचुअली 4 साल में। इस साल उन्होंने कुछ परसेंटेज मेरा ख्याल से कम करेगा, साथ साथ वो अलाउंस भी थोड़ा बहुत निकालेगा। हम लोग का रिकमेंडेशन है ये जो बैलेंस करना चाहिए, जितना निकालता है उतना रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, एक अंतिम सवाल इनसे जल्दी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इस बजट के जरिए अच्छे दिन के उस वादों की तरफ कैसे सरकार बढ़ेगी? क्योंकि अगर बड़ी तस्वीर को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका भी लेना देना है, आम आदमी का भी लेना देना है। ऐसे पैमानों पर क्या कुछ कदम बढ़ती हुई दिख भी रही है सरकार? क्योंकि अभी से महंगाई से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं कई हलकों में। देखिए, एक चीज़ तो सरकार को देखना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पीड में हो रहा था अभी वो वैसा स्पीड में नहीं हो रहा है। हम लोग का देश को अगर आगे बढ़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूर कुछ करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ हुआ भी है? जो ये सरकार कहती है कि हम आएंगे तो सब कुछ एक खिड़की से हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, गुजरात मॉडल पे चलेंगे, कुछ हुआ है? मुस्कुरा रहे हैं आप। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत कुछ हुआ है, डेफिनेटली जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे था ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। डूइंग बिजनेस वाज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, सो सम केसेस ज़रूर कुछ काम हुआ। प्रसून जी, वातावरण देश में बिजनेस के लिए कॉम्पिटिवली अच्छा बना है। 142 से 130 नंबर पर आ गए हैं तमाम देशों की कैटेगरीज में, 189 देशों में से। जनरल मेहता साहब जरा माइक उठाएं, और एक सवाल अब आपसे, चूंकि आपके पीछे मेक इन इंडिया लिखा हुआ है और ये बात लगातार निकल कर है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारा सवाल उससे अलग है। हम लोग कहीं एक ऐसी इकोनॉमी के गोरख धंधे में तो नहीं फंस गए हैं जहां से निकले कैसे ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए उसमें और डीपली फंसते चले जाते हैं, और प्रोफेशनली तो नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि उस इकोनॉमिक ढांचे को अपनाना हमारी मजबूरी हो गई है, अल्टरनेटिव सोच नहीं आ पा रही है। हाँ, इसकी बात अगर की जाए तो मैं इसका उदाहरण वैसे दे सकता हूँ, जैसे 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुए थे तो ये विश्वास दिया गया था फौजियों को कि अभी के लिए हम इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और डिफेंस का बजट जितना उनको उपलब्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और 1991 के बाद जब 1991 कारगिल का युद्ध हुआ तो उस समय आर्मी चीफ वेद मलिक क्या कहते हैं, क्योंकि उस समय हथियार नहीं थे, मनमोहन सिंह साहब का आइडिया बड़ा उम्दा था कि प्रायोरिटी देनी चाहिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए। डिफेंस एक्सपेंडिचर को डिप्रेस किया गया, जो हमको उपलब्ध, इसी डिफेंस एक ऐसी चीज़ है कि ये आप बटन दबाने से लाइट जल गई, ऑफ हो गई, 10-15 साल लगते हैं हथियारों की उपलब्धि करने के लिए, उनको इंडक्ट करने के लिए। और 1999 में झटका पहुंचा हमको, 62 साल हमने देखा। तो ये जो खर्चा है, आपने वातावरण की बात की, किसान की बात की, विकास की बात की, लेकिन ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपका जो सुरक्षा इन्वायरमेंट है वो दुरुस्त है। और उस सुरक्षा इन्वायरमेंट का मतलब अंदरूनी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और इन दोनों को बुलंद रखने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, रक्षा मामलों के बारे में चर्चा होती नहीं है पार्लियामेंट में। अभी आज वित्त मंत्री बोलेंगे, उसके बाद कभी नहीं डिबेट होती, वो 10% बढ़ा दिया जाता है, कोई प्लानिंग का प्रोसेस नहीं है। देखिए, तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट, मैं बस एक आखिरी बात ये कहूँगा कि आप लोग फौजी को तभी याद करते हो जब युद्ध होगा या भूकंप होगा या बाढ़ होगा,
उसके बाद उसके अलावा कुछ उसके नहीं। अलावा और आप ये- भूल जाते हो। और ये राष्ट्रपति को बजट जो दिखाए थे, पहुंचे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी, जब राष्ट्रपति से मुलाकात की और बजट को दिखाया जाता है, जो एक परंपरा है, वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कुछ मिनट पहले की तस्वीर है जब वो पहुंचे थे। लेकिन हमको लगता है जिस बात का जिक्र आपने किया, एसोचैम की क्या राय है सईद जरा, क्योंकि ये एक नजरिया है कि जब मुश्किल हालात होते हैं तभी उस दिशा में, लेकिन इस देश के सामने मुश्किल हालात तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या राय है एसोचैम की सईद? बिल्कुल बिल्कुल प्रसून हमारे साथ वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री राजकुमार धूत जी हैं, जो कि मेंबर राज्यसभा भी हैं। धूत साहब, एक सवाल स्टूडियो से ही आ रहा है, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारे उद्योग के लिए मुश्किल हालात हैं। क्या पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि वाकई मुश्किल हालात हैं, और फिर जो अपेक्षाएं हैं क्या वो उद्योग को भी देश के आम नागरिक की तरह मोदी सरकार से, वित्त मंत्री से ज़्यादा हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ क्या एक साल से देश के लिए, उद्योगपतियों के लिए मुश्किल हालात है, लेकिन ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे जगत में उद्योगपति के लिए मुश्किल हालात हैं। उसमें भी लास्ट टाइम जो बजट हुआ उसके कारण थोड़ा बहुत हिंदुस्तान की पोजीशन ठीक है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मिल के पूरे देशवासियों को क्या मुश्किल हालात हैं सर? और आपको क्या लगता है कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं ऐसी क्या हमें उद्योग के लिए घोषणाएं कर सकते हैं या कुछ ऐसी रियायतें दे सकते हैं जिससे आसानी आपको महसूस हो? देखिए, लास्ट बजट में मुख्य वित्त मंत्री ने हमें घोषणा की थी कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे, तो उसकी आज वापस घोषणा होनी चाहिए कि जो कॉर्पोरेट टैक्स वो कम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल फिलहाल करेंगे। एमईटी बहुत ज़्यादा है, एमईटी पे ध्यान देंगे। और प्रधानमंत्री का जो कहना है कि मुझे पूरे देशवासियों के लिए बेनिफिट देना है, स्पेशली फार्मर्स के लिए, किसानों को रियायत देनी है, और विलेज में जो नॉन जॉब क्रिएशन है उसको जॉब क्रिएशन करके देना है। उसके लिए प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड स्किल इंडिया का जो ऐलान कर रहे हैं और उसके थ्रू जो नई नई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बार बजट में ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर रियायतें क्या हो सकती हैं वो रियायतें? धूत साहब, क्या हो सकती हैं? देखिए, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो मैटर अभी भी चल रहा है वो फाइनेंस मिनिस्टर क्लेरिफाई कर चुके हैं और इस बजट में करेंगे कि अब कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निश्चित रूप से आ सके। विलेज में और छोटे छोटे गांव में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर कुछ रियायतें ज़्यादा देने की घोषणाएं फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, ताकि घर में ही जॉब मिले लोगों को, विलेज से इंडिया आना नहीं पड़े। सर बहुत अच्छी बात आपने धूत साहब यहाँ पर कही है। प्रसून, सिर्फ विदेशी निवेश को आकर्षित करना ही जरूरी नहीं होगा, बल्कि हमारे जो छोटे मंझोले उद्योग हैं और छोटे जो कारोबारी हैं उनके लिए भी कुछ रियायतों की उम्मीद यहाँ पर उद्योग जगत कर रहा है। प्रसून। शोभा ओझा जी, एक सवाल यहाँ बड़ा सीधा, क्योंकि लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी अटैक सरकार पर कर रहे हैं कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने 1 घंटे पहले इंटरव्यू में कहा गरीब किसान उसके जहन में है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल टसल में भी बजट फंसने जा रहा है? देखिए, जो पिछले साल का बजट था उसको देख के तो कहीं नहीं लगा कि ये किसानों की या गरीब की या आम आदमी की सरकार है। साफ तौर पे ये किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी बजट पिछले बार का था इनका, और जिसके तहत किसान का रोज़गार इन्होंने छीना था। और वो तमाम, मैंने पहले भी कहा कि जो योजनाएं आम आदमी के लिए थी, गरीब व्यक्ति के लिए थी, जो 10 साल यूपीए की सरकार ने जो सोशल स्कीम्स दी थी, जिससे एक गरीब व्यक्ति को कुछ राहत महसूस हो रही थी, उसका सब बजट एलोकेशन उन्होंने कटौती कर दी थी। और महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ा, आपको लग रहा है इनके पास प्लानिंग है या आप लोगों का दबाव है कि जिक्र हो रहा है? मंशा ही नहीं है इनकी। सर्विस टैक्स की भी अगर बात करें हम, तो सर्विस टैक्स की मार किस पे पड़ती है? आम आदमी पे सर्विस टैक्स, हर चीज़। सर्विस टैक्स बढ़ने से आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, हर चीज में उसकी जेब से ज्यादा रुपया निकलता है। जरा सा जवाब, आपने जो आरोप तुरंत लगाए, क्या विजन क्लियर है या पॉलिटिकल दबाव है? पॉलिटिकल विजन नहीं है। प्रसून जी, मैं इनसे बिल्कुल
डिफर करता हूँ। हमारी पॉलिसी और कोर प्रिंसिपल एंड जो विजन है बिल्कुल इंटैक्ट है और शुरू से वही रहा है। जैसा मैंने पहले कहा था, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और स्ट्रक्चर हमारा बेस्ट है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो इतने लोगों ने कहा, मैं आपको बड़ी संक्षेप में बोलूँगा। देखिए, जो उन्होंने कहा, एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा फिस्कल डेफिसिट के बारे में, वो भी बहुत ज़रूरी है फिस्कल डेफिसिट के बारे में, और हमारी पॉलिसी रही है जो फिस्कल डेफिसिट के बारे में, वो सब लोग जानते हैं कि अगर आप आज ज़्यादा डेफिसिट बढ़ा देंगे तो कल जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको सिर्फ डेट उनके हाथ में रहेगा और कुछ ग्रोथ के लिए कुछ नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ें जो उन्होंने कही कि हमारे गरीब के लिए नहीं, हमारे कोर प्रिंसिपल ही बजट का है कि एक तरफ तो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, गरीबों के लिए और फार्मर्स के लिए होनी चाहिए, यूथ के लिए है, और दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है जो इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक साइडेड लॉप साइडेड होंगे तो नहीं होगा। जैसा ये कह रहे हैं, लॉप साइडेड नहीं है, बट बहुत बैलेंस अप्रोच रहा हमारे 2 बजट में, पिछले बजट में और इस बजट में भी। जैसा किसान के लिए बहुत फोकस रहेगा, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है। हम एक मिनट हम जरा एक प्रोफेशनल, राजेश जरा इसको हाँ बताएं। सर, मैं एक चीज कहूंगा, जब ये गवर्नमेंट आई थी, इसके 2 बजट हुए, ये तीसरा बजट है। पहले बजट में इन्फ्लेशन 10% पे था और ग्रोथ रेट 5% पे थी। उस सिचुएशन को टर्न अराउंड करने में टाइम लगता है। उस सिचुएशन को अगर आप चेंज करोगे तो टाइम लगता है। जैसा इन्होंने कहा कि बड़े तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई बड़ा बोझ नहीं लाया गया, पर मैं कहता हूं कि पिछली बार 1 करोड़ से ऊपर के टैक्स पे 2% सरचार्ज आया, कंपनीज के ऊपर भी 2% सरचार्ज आया। तो ये एक बैलेंस बनाने का काम है, और कभी भी वित्त मंत्री अपनी जेब से कोई चीज नहीं देंगे, वो यहीं पे एक बैलेंस बनाएंगे कि एक पॉकेट से निकालेंगे दूसरे को देंगे, दूसरे से निकाल के एक को देंगे, और ये हरदम कंट्राडिक्टरी व्यूज होंगे। जब भी आप कोई भी बजट के लोगों को अगर आप चेक करें तो इंडस्ट्री कहेगी कि हमारे टैक्सेस कम होते जाएं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम वर्ल्ड ओवर चेक करें तो 25% के आसपास का टैक्स है, जो कि वित्त मंत्री ने कहा हम अगले 3-4 साल में करेंगे। आज वो उस पर शुरुआत करेंगे। पर अगर हम इंडिविजुअल, आपने ये अच्छा जिक्र किया। अंशुमन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे रेल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एडवोकेट हैं और एक लिहाज से तर्कों के आसरे चीज़ों को गढ़ते हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में पॉजिटिव क्या रहेगा? पॉजिटिव मुझे 2 चीज़ें देखिए इसमें दिखाई देती हैं। अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो इकोनॉमिक सर्वे पूरी अर्थव्यवस्था को चक्रव्यूह में फंसा बताता है, और इस चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे अंग्रेजी में लिखा जाता है, पर उसमें लिखा गया कि चक्रव्यूह क्या है अर्थव्यवस्था का। जिस मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे तो कहता है कि एग्जिट इन इंडिया मुश्किल है। इंडिया में जो लोग इन्वेस्टमेंट करके फंस गए उनके निकलने का रास्ता नहीं है। दूसरा चक्रव्यूह वो ये बता, आप कह रहे हैं एग्जिट इंडिया लिखना पड़ेगा। एग्जिट इन इंडिया कि कैसे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे बाहर निकल पाए, और उस रिसेशन की बात करता है वो जो रिसेशन में कंपनियों की बैलेंस शीट में बैठी हुई। दूसरा वो जिस चक्रव्यूह की बात करता है, दूसरा चक्रव्यूह वो ये बताता है कि असमानता का लेवल इतना ज्यादा है कि आप किसी भी तरह से ऐसा बजट नहीं ला सकते जो उस असमानता को एड्रेस कर सके। और तीसरा सबसे बड़ा चक्रव्यूह जहां मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार थोड़ा समझदारी का प्रयास करेंगे कि वो अपेक्षाओं का चक्रव्यूह ना खड़ा कर दें। और ये सरकार हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद ये बताते हुए। इसके बाद वो आखिरी हिस्सा है जिसमें हम सबके कमेंट लेंगे, क्योंकि उसके 11 बजे बजट रखा जाएगा, और जब लौटेंगे तो सारे व्यूज आएंगे एक साथ। बजट की दिशा होनी क्या चाहिए ये पूछेंगे। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।